हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 फरवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक जियोग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बाबा बुदान हिल्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था नामदापा नेशनल पार्क को लेकर के। तो नामदापा नेशनल पार्क को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश स्टेट, वहाँ पर नामदापा नेशनल पार्क सिचुएटेड है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हरियाणा स्टेट को लेकर के है। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्टार्टिंग में एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि हमारे हरियाणा स्टेट में जो भी जॉब प्राइवेट सेक्टर में जो भी जॉब जहाँ पर पर मंथ सैलरी 50,000 होगी, वहाँ पर हम 75% तक रिजर्वेशन लगाएंगे कि 50,000 तक की सैलरी वाली जो भी जॉब निकाली जाएंगी, जो भी वैकेंसी निकाली जाएंगी प्राइवेट सेक्टर में, तो उसमें 75 जो है, मान लो 100 सीट निकली जिसमें 75 सीट जो है वो लोकल हरियाणा के जो लोग हैं उनको जो जॉब दी जाएंगी। बाद में उन्होंने जो 50,000 का जो क्राइटेरिया रखा था पर मंथ सैलरी का, उसको डिक्रीज करके अपने नोटिफिकेशन में 30,000 तक कर दिया था कि 30,000 तक की जॉब वालों में हम 75% तक आरक्षण देंगे। अब इसमें कुछ इशू क्रिएट हुए। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर रखा था, उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जो है, जब इसमें चैलेंज किया गया तो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया कि आप जो 75% जो जॉब दे रहे हो, इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने अपनी तरफ से ये बात रखी कि आपने 75% जॉब को सिक्योर कर दिया है प्राइवेट सेक्टर में लोकल लोगों के लिए। तो मान लो किसी जॉब के लिए जो ट्रेन पर्सन है, स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है, और आपने रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उससे क्या होगा, जो भी इंडस्ट्री है उनको नुकसान होगा। और इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो हरियाणा जो स्टेट है उनको ही नुकसान होगा, जो लोकल पीपल है उनको ही नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इस चीज़ को जो जब स्टे लगाया गया तो हरियाणा जो गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हरियाणा कोटा प्राइवेट जॉब में जो हरियाणा कोटा को लेकर के जो हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया था उसके ऊपर से बैन हटा लिया है। और ये क्वेश्चन किया है हाई कोर्ट से कि आप 4 वीक में हमें ये बताइए कि किन कारणों पे, किन कोजेस के बेसिस पर आपने यहाँ पर स्टे लगाया था। क्योंकि आपका जब रिजल्ट देखा जाता है, स्टडी की जाती है, तो उसमें इन पॉइंट्स को लेकर के कि कौन कौन से सफिशिएंट रीजन जो है वो आपने नहीं दिए हैं। हाई कोर्ट से पूछा है कि आपने सफिशिएंट रीजन नहीं दिए जिसके बेसिस पर स्टे लगाया जा सकता है। तो आपको सफिशिएंट जो रीजन है जिनके बेसिस पर ये बताया लगाया जा सके कि हाँ भैया आपने जो भी अपना रिजल्ट दिया है, जो भी आपने अपना आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। ओके, कल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें हमने ये देखा था कि एडिटोरियल पेज पर वो आर्टिकल था, उसमें बोला गया था कि हमें फेडरल जुडिशरी की ज़रूरत है। उस आर्टिकल में ये बताया गया था कि जो हाई कोर्ट है वो बेहतरीन तरीके से जो भी लोकल इश्यूज हैं उनको ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को जो भी लोकल इश्यूज हैं उनमें इंटरवीन करने की कम कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हाई कोर्ट जो भी अपने रिजल्ट देते हैं वो जब भी सुप्रीम कोर्ट में उनको चैलेंज किया जाता है तो एक तरीके से हम वहाँ पर रिवर्स आंसर देखने की कोशिश करते हैं। और ये आप देखिए कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने यहाँ पर रिजल्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोशिश की कि यहाँ पर जो स्टे लगाया गया था उसको हटा दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको कल के आर्टिकल में भी बताया गया था कि इस तरीके से अगर हम लोकल इश्यूज को हमने टारगेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो हर सेक्टर में, हर सेक्शन में आप देखोगे तो मोर डाइवर्स जो सोसाइटी है वो इंडिया में देखने को मिलेगी। और हमने इसीलिए तो फेडरल फीचर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को इम्प्लीमेंट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए, ताकि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस तरीके से गवर्न हो कि लोकल इश्यूज को जो लोकल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर जो नीडी पर्सन है उनके जो भी इशूज है उनको सॉल्व कर सकती है। इसके अलावा उस इशू को जो है वो अच्छे से टारगेट
टारगेट किया जा सकता है लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। तो वह कल के आर्टिकल में बोला गया था कि जो हमारी जुडिशरी है उसमें भी जो लोकल जुडिशरी है उसको मोर पावरफुल बना देना चाहिए, ताकि जो लोकल एरिया में जो इश्यूज है उनको ज़्यादा अच्छे से सोल्व किया जाए। अब देखो, जब भी कोई आर्टिकल आता है, जब भी कोई इशू होता है, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो हमें फेडरल जुडिशरी अपनाना चाहिए। तो इसका एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट ये रखा गया था कि इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। ओके, नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो रिजल्ट है वो मोटिवेटेड हो सकते हैं, गलत तरीके से उसको इंटरप्रिटेट किया जा सकता है। तो ये कुछ उसके जो है एक तरीके से लैक भी हो सकता है इस इशू में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वेस्ट बंगाल के जो सीएम है और वहाँ के जो गवर्नर है उनके बीच में हमने काफ़ी ज़्यादा एक क्लैश देखने को मिला था। अब वहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने वहाँ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को इनवाइट किया है कि हमारे बीच में जो भी इश्यूज है, जो भी उनको इंटरेक्शन के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो गवर्नर जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई है। अलग अलग स्टेट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर मेजरली कन्फ्लिक्ट है एक तरीके से गवर्नर के बीच में और वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सिंगापुर जो कंट्री है, ओके, सबसे पहले सिंगापुर कंट्री की हम लोकेशन व्यू कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक मिनट, ये देखिए, यहाँ जो है ये इक्वेटर पास हो रही है, इसके जस्ट यहाँ से ऊपर से जो है वो सिंगापुर जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। यहाँ पर अगर हम देखें साउथ ईस्ट वाले एरिया में, तो जो हमारा इंडोनेशिया जो कंट्री है वहाँ से इक्वेटर यहाँ से पास हो रही है। प्रेजेंट टाइम में इंडोनेशिया जो है वो न्यूज़ में भी रहा है। कारण आपको पता होगा कि इन्होंने जो अपनी पार्लियामेंट है, उनकी जो अपनी कैपिटल है, उसको रिप्लेस करने की उन्होंने कोशिश की है। कारण इन्होंने ये बताया है कि प्रेजेंट टाइम में जो इनकी कैपिटल है, जो वहाँ पर कुछ इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहाँ के जो भी इश्यूज है, जैसे सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, अदर इश्यूज भी है जिनकी वजह से इन्होंने ये रिप्लेस किया है। तो इसकी वजह से इंडोनेशिया जो है न्यूज़ में है। ओके, तो यहाँ पर सिंगापुर की लोकेशन है, ये आपको पता है, ये जो है स्टेट ऑफ मलक्का है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये स्टेट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सिंगापुर की लोकेशन को हमने व्यू किया। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ में क्या है। सिंगापुर के जो पीएम है उन्होंने स्पीच दिया। स्पीच में उन्होंने बात बोली कि पार्लियामेंट के जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी टाइम के साथ में किस तरीके से डेरोगेट हो रही है उनकी पोजीशन, उसके बारे में उन्होंने बात बताया। उन्होंने रिलेट किया इंडिया और इजराइल के साथ में। उन्होंने ये बोला कि जो नेहरू, मतलब हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे, उस टाइम में इंडिया की जो पोजीशन थी उसमें धीरे धीरे वहाँ के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो टाइम के साथ में उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। क्योंकि बहुत सारे जो केसेज है वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की उन्होंने बात बताई, इंडिया के ऊपर टारगेट करते हुए बोला कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस है और वो एक तरीके से लॉ मेकिंग बॉडी का रोल प्ले करते हैं। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं तो लॉ मेकिंग बॉडी का रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इजराइल के ऊपर भी उन्होंने टारगेट किया है। उनका इम्पोर्टेंट चीज़ें ये थी, देखो ये जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, स्पेसिफिक उन्होंने टारगेट नहीं किया, उन्होंने एक तरीके से ये समझाने की कोशिश की है कि कोई भी चीज़ की जब शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि बहुत ही एक फीलिंग के साथ में होती है कि सब सही होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, करप्शन जीरो होगा, कोई क्राइम नहीं होगा। लेकिन टाइम के साथ में फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है कि ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती जाती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कोशिश की है कि उस टाइम जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की थी तब ये जो सारे इशू हैं वो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने देखा था कि जो कॉलोनियल रूल है उस टाइम कौन कौन से मेजर वहाँ पर इश्यूज थे। इसकी वजह से वहाँ पर जो भी लीडर्स बन कर के आए वो बिल्कुल प्योर, ट्रांसपेरेंट और मोर ऑब्जेक्टिवल, मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो अगर हम गवर्नमेंट जो वहाँ के पीपल है उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लोगों का भला हो सके। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता गया, इंक्रीज़ होता गया और आफ्टर 25 ईयर्स इंडिया जो है वो आप सभी को पता है 100 ईयर्स के कंप्लीट कर लेगा अपने इंडिपेंडेंस के। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जो लीडर्स हैं उस टाइम के वो नहीं रहे, उसके बाद में जो नए लीडर्स आते गए तो वो उस चीज़ को उतने अच्छे से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका जो भी उनका स्पीच था वो एक तरीके से इन चीज़ों को रिलेट करते हुए था कि टाइम के साथ में कैसे कैसे जो डेमोक्रेसी है, जो आपकी जो बेसिक फीचर्स हैं वो कैसे डाइल्यूट होते जाते हैं। ओके,
अब यहाँ पर जो एम्बेसडर हैं सिंगापुर के, उसको इंडिया ने तलब किया है, क्वेश्चनिंग की है, उनको बोला है कि इस तरीके को इंडिया को टारगेट करते हुए जो भी स्टेटमेंट है वो इंडिया बिल्कुल भी उन चीज़ों को एंड्योर नहीं करेगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूक्रेन इशू को लेकर के आपको पता है, इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं वहाँ पर काफ़ी कम जा रही थी, तो उसको लेकर के बोला गया है कि जो फ्लाइट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी की जाए, एयरलाइंस को गवर्नमेंट ने बोला है, ताकि वहाँ पे जो हमारे जो भी इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाला जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, हमारे जो एक्स पीएम मनमोहन सिंह, उन्होंने भी गवर्नमेंट से पूछ लिया है कि आप हर चीज़ में जो नेहरू जी को जो आप ब्लेम करते हो क्यों करते हो। गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कंप्लीट फेलियर स्टेज पे है, और जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी ने यहाँ पर आरोप लगाए हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर में, बहुत सारे अलग अलग सेक्शन में अपने आप के फेलियर स्टेज में है, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर जो पहले की जो गवर्नमेंट थी उनके ऊपर आरोप लगा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 5 पर, एक मिनट, यहाँ पर कर्नाटका में जो हिजाब बैन, वहाँ के जो कर्नाटका हाईकोर्ट है उन्होंने ये बोला कि जब तक रिजल्ट पास नहीं हो जाता एक तरीके से इस इशू को लेकर के, तब तक जो है जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर हिजाब और जो सेफ्रॉन सोल्स अदर कम्युनिटी के लोग कैरी करके आ रहे थे वो बिल्कुल यहाँ पर बैन कर दिया गया है। तो ये जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जहाँ पर जो वहाँ की माइनॉरिटी को लेकर के जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, वहाँ पर इस कम्युनिटी के जो भी लोग आते हैं उनको लिए भी बैन कर दिया गया है हिजाब को। इसके अलावा जो सैफरन सोल को कैरी करते हैं उनको भी बैन कर दिया गया है। यहाँ पर जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में भी अगर आप बैन करोगे तो उनकी जो राइट्स हैं उनको तो आप एक दूसरे तरीके से, आर्टिकल 29 और 30 जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट के अंडर आते हैं, तो वहाँ पर उनके जो राइट्स है उनको आप और ज़्यादा ब्रीच कर रहे हो। तो इसमें उन्होंने बोला कि कर्नाटका हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है सिर्फ हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक इस इशू का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पर बैन किया जाएगा। ओके, आप सभी को पता है, पहले भी हमने एक केस डिस्कस किया था और उस केस में भी रिजल्ट आया था कि जब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में कुछ यहाँ पर हिजाब को लेकर के ही केस था, तब उस टाइम भी हाई कोर्ट ने ये रिजल्ट दिया था कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में आप इंटरवीन नहीं कर सकते। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हीं के बेसिस पर वहाँ पर चलना होगा। अगर उनको लगता है कि हिजाब कैरी कर सकते हो तो हिजाब कैरी किया जाएगा, और अगर वो मना करते हैं तो आप उनको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को एक तरीके से सप्रेस नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की जो गर्ल्स हैं वो मेजोरिटी में है, मतलब उनकी जो राइट्स हैं, उनकी जो भी आवाज़ जो है, वॉइस जो है, उनको सुना जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज पर। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका इस साल का, दिस ईयर का फर्स्ट एड्रेस था एनवायरनमेंट थीम को रिलेट करते हुए। हालांकि उन्होंने ये भी बोला है, उनका जो रिमार्क्ड है, उन्होंने ये बोला है कि इट वाज नॉट द प्लेनेट दैट वर फ्रेजाइल बट पीपल एंड देयर कमिटमेंट टू कंजर्विंग नेचर। उन्होंने ये बोला है कि इस प्लेनेट को प्रिजर्व करने का जो लोगों ने कमिटमेंट लिया है वो बेहतरीन है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अलग अलग जो एक तरीके से एनवायरमेंटलिस्ट हैं या इम्पोर्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनके कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं, जिन्होंने ये बोला है कि अगर हम देखें कि प्रेजेंट टाइम में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, मतलब इंसान जो है, ह्यूमन जो है, वो इतना वेस्टेज क्रिएट किया जा रहा है इस प्लेनेट के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो केमिकल्स हैं उनको एक तरीके से वेस्टेज के रूप में वो बाहर निकल रहे हैं। और इसी की वजह से जो ह्यूमैनिटी है, मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर हम इशू देखेंगे इस अर्थ के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर, तो एंथ्रोपोसिन एरा है प्रेजेंट टाइम में, मतलब ह्यूमन की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू जो है, इस प्लेनेट की जो डेस्टिनी है, उसका जियोलॉजिकल जो फोर्स है, उन सभी को डिसाइड करने में एक तरीके से ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमन जो है, उसका मेजर रोल सामने आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें डिफाइन करना होगा क्योंकि प्लेनेट को हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उनको भी हमें प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करना है। ओके, अब यहाँ पर जो ट्रुथ है, सबको पता है कि ये सारी चीज़ें नुकसान दे रही हैं, ये सारी चीज़ें सब चेंज करी हैं, लेकिन जो सत्य जो है
वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसको समझना, उसको एक तरीके से एड्रेस करना, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना और फिर अपनी जो भी बेसिक पॉलिसीज है उनमें इम्प्लीमेंट करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये बताया गया है कि वीट और राइस जो क्रॉप्स हैं उनका डोमिनेंस देखने को मिलता है हमें फूड क्रॉप्स में, और आप सभी को पता है वो जो क्रॉप्स जो हैं वो मेजरली वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो फॉरेस्ट है उनको बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में उनको क्लियर किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल एज प्रेजेंट टाइम में है, फॉसिल फ्यूल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से एमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस आर्टिकल में बताया गया है कि लास्ट ईयर हमने हिमालयन वाले रीजन में इशू देखा था कि वहाँ पर चाहे पुअर हो चाहे रिच हो, वहाँ पर जब इस तरीके की ट्रेजेडी क्रिएट हुई, हमने ये देखा कि उत्तराखंड में वहाँ की जो स्टेबिलिटी है हिमालय की वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलती है। इसकी वजह से वहाँ पर 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गए, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। इसके अलावा ये जो इशू है उसने सभी लोगों को बराबर ट्रीट किया। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हिमालय के लिए साइंटिस्ट ने ये भी बोला है कि काफ़ी अनस्टेबल एरिया है और यहाँ पर जो भी मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स आप जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो वो यहाँ पर सेवरल फ्लड्स, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक जैसी चीज़ें हैं जो टाइम के साथ में, आने वाले टाइम के साथ में बार बार ऐसी चीज़ें यहाँ पर रिपीट होती रहेंगी। जो भी हम डिस्ट्रक्टिव नेचर में किसी चीज़ को लेकर के जा रहे हैं उसके लिए हम खुद क्या है, मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। जो ये इनबैलेंस जो है, मतलब असंतुलन की जो कंडीशन हम क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए ह्यूमन खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें क्या करना होगा, इस प्लेनेट को हमें किस तरीके से डिफाइन करना है, किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, यह हमें खुद डिसाइड करना होगा। प्रेजेंट टाइम में इंडिया की अगर हम पोजीशन की बात करें क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर, तो उन्होंने रेगुलरली क्या किया है, एक तरीके से ज़्यादा वो कोशिश करते हैं कि जो रिलायबल एनर्जी है उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो, जो लिमिटेड एक्सेस हो सके, मतलब जो हमारे रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसको हम मोर यूज़ करें और जो भी फॉसिल फ्यूल्स है उनका यूज़ हम कम से कम करें। लेकिन जो ट्रांजिशन जो पीरियड होता है उसमें टाइम लगता है। ओके, यहाँ पर इंडिया जो है वो रेगुलर कोल प्लांट्स, जो फॉरेस्ट है, इंडस्ट्री, रोड बनाने के लिए उन सभी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। दूसरे वर्ड में अगर हम बात करें तो एक तरीके से हम क्लाइमेट रिस्क की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया ने कमिटमेंट लिया है कि 2070 तक हम नेट जीरो टारगेट को अचीव करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि कुछ अननोन करेक्टरिस्टिक है क्लाइमेट साइंस के इंडिया में, जो साइज और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इन इश्यूज को अगर हमें सोल्व करना है तो हमारे पॉपुलेशन के बेसिस पर हम क्या क्या नए इनिशिएटिव लॉन्च कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम जो हमारी अर्थ है, जो हमारा प्लेनेट है, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में ये बताया गया है कि रोड सेफ्टी को लेकर के इस आर्टिकल में बोला गया है। और सबसे अगर हम कंक्लूजन की इसमें बात करें, वैसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कंक्लूजन की इसमें बात करें तो इस आर्टिकल में यही बोला गया है कि सेंटर और स्टेट जो हैं वो दोनों सेम पेज पर हैं और दोनों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोले कि नहीं स्टेट्स में ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो भी हमारी रोड सेफ्टी प्लान्स हैं, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमें स्ट्रेंथन करना होगा और सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर हमें कोशिश करनी होगी। लास्ट ईयर क्या हुआ था, व्हीकल क्रैशेस एंड रोड सेफ्टी नाम से एक वेबिनार ऑर्गेनाइज होता है, इनोग्रेट होता है। इसको MIT आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पुणे के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जिसमें हमारे यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जो है वो एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं कि 2025 तक, मतलब 2025 तक हम 50% तक हमारे जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको रिड्यूस कर लेंगे और 2030 तक हम ये डिस्कस करेंगे और ये अचीव करने की कोशिश करेंगे कि रोड एक्सीडेंट की वजह से 0 डेथ हो। ओके, अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिन्होंने स्वीडन में 2020 में कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, जो 3rd हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी ऑन रोड सेफ्टी फॉर अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030, 2030 तक जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने में एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज हुई थी 2020 में, जहाँ पर ये कोशिश की गई थी कि 2030 तक इंडिया जो है वो नेट जीरो रोड फैटेलिटी जो है टारगेट जो है उसको अचीव करने की कोशिश करेगा।
अब यहाँ पर अगर हम देखें देयरफॉर, इसलिए क्या है कि देखो अगर हमने टारगेट लिया है तो उसको अचीव करने के लिए हमें लोगों की लाइफ को बचाने के लिए और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज करने होंगे अपने जो भी टास्क हैं, अपने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन सभी को मोर तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो हमें और ज़्यादा फोकस जो है वो अप्रोच अपनानी होगी, अपने जो टारगेट्स हैं उनको अच्छे से फिक्स करना होगा, ताकि जो पास्ट रिकॉर्ड है रोड एक्सीडेंट्स के, इसके अलावा जो हमारे पास में अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हम अच्छे से डील करें, और जो रोड सेफ्टी मेजर्स हैं उनको भी हम अच्छे से डील करने की कोशिश करें। ताकि इसके अलावा ये भी बोला गया है कि मोटर व्हीकल रिलेटेड जो लॉज हैं उनको भी कोशिश की जानी चाहिए कि जो स्टेट्स हैं उनके पास में मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और इसके अलावा उनको ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए कि जो भी मोटर व्हीकल रिलेटेड जो लॉज हैं उनको आपको अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर नंबर्स की बात की गई है कि 2010 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक कोशिश की थी एक ग्लोबल प्लान बनाने की कि 10 साल के अंदर कि 2011 से 2020 का जो डेकेड है उसमें हम टारगेट लेते हैं कि 2020 तक जितने भी रोड एक्सीडेंट अब होते हैं 2020 तक उसको 50% तक डिक्रीज़ कर लेंगे। और इसको इंडिया ने भी इंक्लूड किया था, एक तरीके से एक्सेप्ट किया था। लेकिन यहाँ पर जो टारगेट दिखा रखे हैं, जो डाटा दिखा रखे हैं, उसमें बताया है कि 2011 से अगर हम कंपेरिजन करें तो 2019 में रोड एक्सीडेंट जो है वो ज़्यादा बढ़े हैं। ओके, हालांकि 2020 में कोविड की वजह से जो डाटा है वो हमें कम देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एनुअल पब्लिकेशन की अगर हम बात करें तो कोविड की वजह से बाद में भी कि जब पैंडेमिक की वजह से जब एक तरीके से बैन लगा हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था, तब भी रोड एक्सीडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर डाटा की बात की गई है सबसे पहले, फिर कोर्ट इंटरवेंशन की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब उन्होंने एक पिटीशन को फाइल कर रहे थे, जो डॉक्टर आर राजासीकरन ने ये जो है पिटीशन फाइल की थी, और इस पिटीशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक ऑर्डर पास किया था कि कमेटी ऑन रोड सेफ्टी जो है वो बनाई जाए। फिर बाद में जस्टिस KS राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप में इस कमेटी को बनाया गया था, जिसको नोटिफाई किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑन 30 मई 2014 को। नवंबर 2017 की बात है जिसमें एक डायरेक्टिव पास किया गया कोर्ट के द्वारा रोड सेफ्टी को लेकर के। अब यहाँ पर बात बताई गई है कि कैसे कैसे हमारे यहाँ पर कोशिश की गई। इसके अलावा ये भी बोला गया कि हमें एक स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल बनानी होगी, एक लीडिंग एजेंसी के रूप में, जो रोड सेफ्टी फंड को सेटअप करे, और इसके अलावा रोड सेफ्टी एक्शन प्लान जो भी नोटिफिकेशन है उनको रिलीज करे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी तक वर्क करे, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की कमेटी का लेवल बनाया जाए, और इंजीनियरिंग इंप्रूवमेंट की जाए। जो भी रोड्स हैं, जो भी ब्लैक स्पॉट्स हैं, उन सभी का रेक्टिफिकेशन हो, आइडेंटिफिकेशन हो, ट्रैफिक क्लेमिंग जो मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट हम करने की कोशिश करें। इसके अलावा रोड सेफ्टी जो ऑडिट्स हैं उनको टाइम टू टाइम कंडक्ट करवाया जाए। ये जो कमेटी थी उन्होंने ये सारी रिक्वायरमेंट रखी थी कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा रोड सेफ्टी एजुकेशन जो है वो हमारी स्कूल का जो एकेडमिक करिकुलम है उसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। हालांकि अगर हम देखें, इसके अलावा ये भी बोला गया कि जो कमेटी ऑन रोड सेफ्टी जो है उन्होंने ये भी बोला, कोर्ट के द्वारा ये डायरेक्टिव देने की कोशिश की स्टेट्स के लिए कि हमें जो रोड सेफ्टी सिनेरियो प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें, ओके, उसके हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्शन है, जो भी इश्यूज हैं, उनको हमें स्टेट बेसिस पर उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी बताई गई है कि 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट है जिसमें 2019 में कुछ चेंज किए जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी भी इन अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स हैं उन्होंने जो भी अगर कोई ट्रैफिक वायलेशन करता है तो उसमें जो फीस है उनको इंक्रीज नहीं किया है। ये जो इंक्रीज जो है इसको क्रिटिसाइज किया गया था, लोगों ने ये बोला था कि इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करने की कोशिश कर रही है, जो इंडियंस हैं उनको लिमिटेड करने की, और बहाना ढूंढती है इस तरीके के फाइन लगाने का। लेकिन अगर हम देखें तो ट्रैफिक वायलेशन को अगर हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लें, ट्रैफिक वायलेशन को अगर हम अच्छे से कोशिश करें उसको एड्रेस करने की, तो बहुत सारे जो रोड एक्सीडेंट के जो इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बोला गया है कि हमारे पास में जो मैन पावर है जिससे हमें एनफोर्स करना है इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, वो इंडिया के पास में काफ़ी ज़्यादा कमी है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो, ताकि जो हिट एंड रन के जो केसेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम एज ऑन द स्पॉट एड्रेस करने की कोशिश करें। स्पीड लिमिट जो है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करें। अगर ये सारी चीज़ें हमने कर दी ना,
इसके अलावा जो भी इस सेक्टर में जैसे अगर हम देखें जैसे ड्राइवर्स कंडक्टर्स जो हैं जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज में काम करते हैं उनके लिए उनको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में एड्रेस किया जाए, क्योंकि बहुत सारे केसेस इसलिए भी होते हैं कि ये जो ड्राइवर कंडक्टर्स होते हैं उनको वीकली बेसिस पर ऑफ नहीं मिलता, उनकी रेगुलर उनकी जॉब रहती है, उनका कोई फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से वो आधी नींदों में गाड़ी चलाते हैं और उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। तो उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंक्लूड किया जाए, उनके लिए टाइम फिक्स किया जाए कि वीकेंड ऑफ मिलेगा उनको। इसके बेसिस पर बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो बहुत सारे इशू जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे यहाँ पर जो रोड जो है वो भी अनसेफ है। हमें रोड्स को मॉडिफिकेशन के थ्रू उनको अच्छे से बनाना होगा, अच्छे से उनके ऊपर जो भी नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बेसिस पर उनको मॉडिफाई करना होगा ताकि ये जो इश्यूज हैं उनको हम सोल्व कर सकें। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने ये बोला है, कंक्लूजन वही है कि सेंटर और स्टेट जो है वो मिल करके इस इशू को सोल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। यूक्रेन को लेकर के अब इंडिया जो है वो गया है यूरोपियन करने। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो विजिट पर है, वहाँ पर डिस्कस करेंगे जर्मनी के साथ में, फ्रांस के साथ में, यूएस के साथ में। यहाँ पर अलग अलग आर्टिकल हैं, सभी के साथ में मिलकर के डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स भी होंगे। इसके अलावा यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा कि जो यूक्रेन और रशिया का जो इशू है उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात की गई है और इसमें आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में जो लीडरशिप जो है वो रशिया के पास में है। तो रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन क्राइसिस को डिस्कस करने के लिए एक तरीके से मीटिंग ऑर्गेनाइज की और मिन्स्क सेकंड सीज फायर जो एग्रीमेंट है उसकी 7th एनिवर्सरी पर ये सारी चीज़ें कंडक्ट करवाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया ने जो है वो दोनों तरफ जो है वो बैलेंस बनाकर रखा, किसी की तरफ भी इंडिया जो है वो मोर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। इंडिया ने यूएस और रशिया के साथ में जो भी अपने रिलेशनशिप हैं उनको मेंटेन करने की, बैलेंस बनाने की कोशिश की। दोनों के लिए ही उन्होंने अच्छे से यही बोला कि ये जो वो है वो नहीं होना चाहिए, नेगोशिएशंस के थ्रू जो है वो हम इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। मिन्स्क एग्रीमेंट आप सभी को पता है 2015 में इसको साइन किया गया था ताकि डोनबास जो रीजन है यूक्रेन का, वहाँ पर जो रिबेल हेल्ड जो इशू देखने को मिल रहा है वहाँ पर पीस लाई जा सके। ये जो एग्रीमेंट है वो रशिया, यूक्रेन और जो सेपरेटिस्ट लीडर है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप जो है इनके बीच में साइन हुआ था। ओके, इससे पहले मिन्स्क फर्स्ट जो था वो ब्रोक डाउन हो गया था, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका था। तो ये OSCE की बात करें, इंडिया ने जो नॉर्मेंडी जो डिस्कशन है उसके ऊपर भी ध्यान दिया है कि नॉर्मेंडी डिस्कशन के थ्रू भी इस इशू को सोल्व किया जा सकता है। नॉर्मेंडी डिस्कशन क्या है, जो रशिया, यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस इनके बीच में डिस्कशन हुआ था ताकि ये मिन्स्क एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप मतलब OSCE क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन में एक ऑब्जर्वर स्टेटस भी उसको दिया हुआ है। इसका मेन काम ये है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि आर्म कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स का प्रमोशन, प्रेस की फ्रीडम, इसके अलावा फेयर इलेक्शन, मतलब हर कंट्री में इस तरीके की जो इश्यूज है उनको सोल्व करने की कोशिश करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना, ऑस्ट्रिया में है। ओके, 1975 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके थ्रू इसका ओरिजिन हुआ था। फिर बाद में इसका नेम चेंज करके 1973 में इसका जो नेम था वो नेम था CSCE मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेटिव इन यूरोप। ओके, बाद में इसका नेम चेंज कर दिया जाता है 1995 में OSCE के नाम से। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें ये बताया गया है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्लियर किया है, सुप्रीम कोर्ट में ये बोला है कि वेस्टर्न घाट जो हमारे हैं, ओके, वहाँ पर हम जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को जो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इसके लिए बोला गया है कि वेस्टर्न घाट काफ़ी सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन है। वहाँ पर आप ये सेटअप कर रहे हो तो इससे वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको एक ग्रेट के कोस्ट जो है उसका चुकाना होगा। ओके, आप इस प्रोजेक्ट को जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो इसमें जो लोकल लोगों का जो अपोजिशन है उसको इग्नोर कर रहे हो। आप सभी को पता है टाइगर जो है एक शाई एनिमल है और अगर इस तरीके से आप इंटरफियर करोगे उनके एरिया में जा करके तो इससे क्या होगा, एक इनॉर्मस इरिवर्सिबल डैमेजेस टू द ऑलरेडी बॉग डाउन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट पहले ही एक डिग्रेड स्टेज में है और इस तरीके से जब आप और प्रोजेक्ट वहाँ पर इम्प्लीमेंट करोगे तो ये जो इशू है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर,
यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो देखो, इंडिया की फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस जो है उसको महाराष्ट्र में इनोग्रेट कर दिया गया है। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उन्होंने ये बोला था कि इंडिया में पहली जो ट्रेन है वो मुंबई और थाने के बीच में फर्स्ट ट्रेन चली थी और धीरे धीरे पूरे कंट्री में ग्रेजुअली जो है एक्सपेंड हो गई थी। सेम तरीके से जो वाटर टैक्सी है वो भी इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगी और ये जो प्रोजेक्ट है वो नवी मुंबई और विद द मेन सिटी उनको कनेक्ट करने का काम करेगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडिया और यूएई को लेकर के है कि इंडिया और यूएई के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो आज साइन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे इश्यूज हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यूएई को मिडिल ईस्ट में एंट्री गेट के रूप में माना जाता है, तो यूएई में अगर हम एंट्री लेते हैं तो अदर कंट्रीज़ के साथ में भी हमारे यहाँ पर जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी बेहतरीन स्टेज में रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ देखिए, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि असाइलम रिफ्यूजी जो हैं उनके लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कुछ टाइम पहले एक बात बोली थी, गवर्नमेंट को उन्होंने एक बात बताई थी कि हमें एक एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए और वो रिवाइज करे कि जो हमारे असाइलम और रिफ्यूजीज़ को लेकर के जो लॉ है उनमें हम चेंज करें। ओके, जो एनएचआरसी है उन्होंने डिस्कशन किया कि रिफ्यूजीज़ और असाइलम सीकर्स इन इंडिया जो हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ और वर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो 1951 का जो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है उसका इंडिया ने उसको साइन नहीं किया है। इसके अलावा कुछ राइट्स की बात की गई है कि आर्टिकल 14, 20, 21 जो है वो हर इंसान के साथ में, हर ह्यूमन के साथ में रिलेटेड है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर और लॉ जो है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रशिया ने डिमांड की है कि देखो, हमने जो हमारी जो ट्रूप्स हैं उनको हम पुल बैक कर रहे हैं, लेकिन रशिया ये बोल रहा है कि जो यूक्रेन में या फिर अदर कंट्रीज़ में जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन यूएस ने जो अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर रखा है उनको भी हम चाहते हैं कि ये अप्रूवल हमें मिले कि वो भी अपनी आर्मी को वहाँ से हटा रहे हैं। हमारी मेन डिमांड यही है कि यूएस की जो आर्मी डिप्लॉय है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़, बाल्टिक कंट्रीज़, इन सभी में जो भी उनकी आर्मी डिप्लॉय है उन सभी को हटाया जाए। ओके, यहाँ पर फ्रांस ने माली में, माली जो कंट्री है वहाँ पर 10 ईयर्स पहले अपने ट्रूप्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया था क्योंकि यहाँ पर कुछ इशू देखने को मिला था। अब फ्रांस ने अपने ट्रूप्स को यहाँ पर से हटा लिया है। इसी तरीके से जो यूएस जो है उन्होंने भी अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय किया था ताकि वहाँ पर जो इशू है उनको सोल्व किया जा सके। लेकिन इनको देख करके आपको ये समझ में आया होगा कि जो लोकल जो इश्यूज है वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल जो भी वहाँ की आर्मीज़ हैं वो उनको ज़्यादा अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, ना कि बाहर की कंट्री अपने यहाँ पर जो है अपने आर्मीज़ को, अपने जो भी ट्रूप्स हैं उनको डिप्लॉय करके उससे जो इशू है वो टाइम के साथ में और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ईरान कंट्री को लेकर के है। ईरान ने अपनी तरफ से क्लियर किया है कि ईरान कोई भी एटॉमिक बॉम्ब नहीं चाहता। हम नहीं चाहते कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सके। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में JCPOA एग्रीमेंट को रिवाइवल करने के स्टेज पर काम चल रहा है, टॉक्स चल रही हैं। तो ईरान ने अपनी तरफ से क्लियर किया है कि हम कोई भी जो भी हमारा जो एक तरीके से जो हमारा वेपन्स क्रिएट करने का जो इशू है उसको हम रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि ये टॉक्स हो और इनमें बेहतरीन पॉइंट्स के ऊपर जो एग्रीमेंट है वो साइन हो सके ताकि जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं ईरान को लेकर के वो ओपन हो सके। और ईरान के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शंस ओपन होते हैं, कंप्लीट कंट्रीज़ इनके साथ में रिलेशंस को बेहतरीन करती हैं, तो इंडिया के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। इंडिया ईरान में चाहबार पोर्ट जो डेवलप किया है उसके थ्रू हम रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हुए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक और अफगानिस्तान तक जो अपनी रीच है उसको इजीली कनेक्टिविटी बना सकेंगे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।